क्लास के बाद डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलो अभी अपन, अच्छा अब बॉन्डिंग में अपने ज़्यादातर, पहले तो जनरली किसी को कोई डाउट्स वाउट्स हो बॉन्डिंग में तो वो बताइए। हाँ बता, लेक्चर में आ गया हूँ, मैं कॉल करता हूँ तेरे को। हाँ बॉन्डिंग में किसी को कोई डाउट्स वाउट्स हो तो बता दो जरा पहले। जनरली जो भी शीट वीट मैंने काफ़ी कुछ होमवर्क में दिया हुआ था ना आप लोगों को, तो उसमें जो भी डाउट्स हैं कम बैक विद दैट। एनीबडी, किसी को कोई भी डाउट्स हो जो भी आपने सॉल्व कर लिया हो चीज़ों को। हाँ बोलो। सर शीट में एमओटी वाला पार्ट में डाउट है। शीट में एमओटी, हाँ बोलो ना, क्वेश्चन नंबर बोल दो आप तो। शीट, 92। एक सेकंड हो, मैं शीट ओपन कर लेता हूँ ना, मेरे पास भी। तबीयत कैसी है अब आपकी? सर ठीक है। ओके एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 92। Question number 92. Okay, during the formation of molecular orbital from atomic orbitals of the same atom, probability of electron density is minimum in the nodal plane. ये नोडल प्लेन शायद डिस्कस नहीं हुए होंगे, पहले मैं बता देता हूँ। नोडल प्लेन भी वैसे नंबर ही पूछ लेते हैं। देखो तो सर तेरे को पता है क्या नोडल प्लेन? नहीं, जैसे अगर मैं मान ले आई आस्क यू कि डी एक्स वाई एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके कितने नोडल प्लेन्स होंगे, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स एंड विच वन, ये पता है क्या? एक मिनट। हाँ सर दो नोडल प्लेन होते हैं, along x axis और along y axis। नहीं, चल दो नोडल प्लेन होंगे ये मैं एग्री करता हूँ। अपन नोडल प्लेन्स के नाम क्या क्या होंगे ये पता है क्या? एक्सेल प्लेन और वाइजर प्लेन। वेरी गुड, ये मैंने क्लास में करवाया था क्या? हाँ कब करवाया था मुझे खुद ही याद नहीं रहता आजकल तो। स्ट्रक्चर में। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ एटॉमिक में करवाया था, राइट राइट राइट। हाँ मतलब नोडल प्लेन बेसिकली वही होता है, नोडल प्लेन डिफाइंड ही ये होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। बस के अंदर काम की चीज ये है, जैसे डी एक्स वाई अगर आपको बनाना है तो देखो डी एक्स वाई कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो डी एक्स वाई कौन सा होगा, इस तरह का कुछ डी एक्स वाई होगा। तो इस बात को समझिए कि ये जो एक्स जेड प्लेन है, देखो एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, आपके सामने जो बोर्ड है उसको ले लो, एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस कौन सी है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड। समझ आई? मतलब आपकी कॉपी को आप हॉरिजॉन्टली ले लो। जैसे अगर मैं बैठा हुआ हूं ना स्काइप पे, देखो आप स्काइप पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। बात समझ में आई? मतलब जैसे अगर मैं बैठा हूँ इस तरीके से, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये तो एक्स एक्सिस हो गई और इनवर्ड आउटवर्ड जेड एक्सिस हो गई। बात समझ में आई आप लोगों को? ये वाला एक्स जेड प्लेन होगा। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? और वाई जेड प्लेन कैसा होगा? वाई जेड प्लेन इस तरह का होगा, देखो वर्टिकल वाई एक्सिस और इनवर्ड और आउटवर्ड जेड एक्सिस। बात समझ में आई? तो विज IQ बोर्ड पे आ जाओ वापस। तो एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन इसके अंदर नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि देखो उसके अंदर लॉब नहीं है, और लॉब मतलब ये जो लॉब है यही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर लॉब ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी। बात समझ में आई? तो इसके अंदर डी एक्स वाई जब भी होगा तो इसके अंदर जो नोडल प्लेन्स होंगे दैट वुड बी एक्स जेड एंड वाई जेड। एक्स जेड और वाई जेड होंगे। ये बात समझ में आई आपको? राइट इसी तरीके से बस अगर डी वाई जेड होगा तो एक्स वाई और एक्स जेड हो जाएंगे एंड सो ऑन। इस टाइप से नोडल प्लेन्स आ जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नोट्स में भी शायद दिया हुआ है ये, कहीं तो डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं उसके अंदर। तो इसको हम नोडल प्लेन्स कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। क्लियर है ना? बस तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं कहते हैं उसको, वो जीरो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये एट एन एंगल 45 डिग्री पे है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टिल्टिंग की वजह से थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड आउट हो सकती है, इसलिए वो जीरो वाले को एग्री नहीं करते हैं। दैट्स द पॉइंट। और बताइए, जो भी डाउट्स हैं वो पूछते जाइए आप लोग।
बोलिए, फटाफट पूछते जाइए जो भी डाउट्स हैं। सर बोलिए। NSX P618 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? NSX P618 साइक्लिक होगा ना एली? हाँ मतलब तुम NSX P618 मत बनाओ, H6 P618 बनाओ, क्योंकि NSX P618 तो सोडियम की वजह से आयनिक वायनिक भी हो जाएगा, तो वो तो Na+ के बाद में अलग निकाल देंगे अपन। H6 P618 का देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, 6 फॉस्फोरस, हाँ 6 OH ग्रुप, हर एक फॉस्फोरस को एक OH ग्रुप। हाँ अब 12 ऑक्सीजन बचे। हाँ अब जो 12 ऑक्सीजन हैं वो कैसे लगाओगी, देखो 6 फॉस्फोरस के बीच में आ जाएंगे 6 ऑक्सीजन ब्रिजिंग, हाँ है ना? तो अब कितने बचे, 6 ऑक्सीजन। अब देखते हैं हर एक फॉस्फोरस का क्या स्टेटस है। हर एक फॉस्फोरस के आसपास एक एक तो ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप है, तो ट्राइवेलेंट हो गया वो, हाँ ठीक है। और अब एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दो, पेंटावेलेंट हो जाएगा। हाँ क्लियर हो गया? हाँ तो और बताओ। गुड, ये डीपीपी में है शायद ये क्वेश्चन, तो राइट। हाँ गुड, मतलब एवरीबडी शुड सी दीज काइंड ऑफ थिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो वक्त आगे निकलता जा रहा है। उसकी तबीयत खराब थी कल, तो वायरल टाइप था, तब भी उसने डीपीपीज भी कर दी हैं जो मैंने करने के लिए बोला नहीं था। और जिस रेट से लोग आगे जा रहे हैं ना, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ, हर एक आदमी हर स्ट्रैंड पे आगे जा रहा है। तोशद ने मेरे से आज सुबह या कल ही उसने मेरे से बोला कि सर देखो बॉम्बे के साथ मेरा फोकस बैच का टेस्ट लेट होता जा रहा है, मैं तो 16th को ही दूंगा, भले ही फेल हो जाऊंगा लेकिन मुझे तो 16th को ही देना है। उसने खुद ही मेरे से बोला है। ये मैं जस्ट आप लोगों इसलिए बता रहा हूँ, देखो आप ही के साथ के लोग हैं, और आज से 1.5 साल बाद सब लोग अलग अलग लाइफ में कहाँ होंगे आफ्टर दिस स्कूल, ये अपना फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। बोलो आगे, बोलो जो भी डाउट्स। और I2O5 में 2 ऑक्सीजन के साथ I कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाता है? I2O5 में 2 ऑक्सीजन, और मैं तुम्हें अभी जस्ट एक और चीज बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने पहले भी बताया था, 130 सिलेक्शन थे अपने बॉम्बे ऑफिस से, और मुझे कोई सरप्राइजिंग नहीं लगेगा कि अगर तोशद की रैंक टॉप 20 में आ जाती है, और वो भी उन स्टूडेंट के साथ में जिनके 11th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। 11th से इस साल के जो करंट रिजल्ट चल रहे हैं, आरओनो के अंदर 43 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं बॉम्बे से, और केवीपीवाई के अंदर 14 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। उन्हीं बच्चों के साथ में भी ये टेस्ट होने वाला है, और मैं फिर भी सरप्राइज नहीं रहूंगा कि उसकी रैंक अगर टॉप 20 में आ जाती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देख रहा हूँ ना किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहा है वो। और बता देता हूँ, अभी 22 को और 5-6 लोग उसमें ऐड होंगे। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉप 100 में 3-4 लोग लाई कर जाए उसमें। हाँ, I2O5 में क्या पूछ रहे थे आप? सर 2 ऑक्सीजन के साथ ही आयोडीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाता है? 2 ऑक्सीजन के साथ में आयोडीन कोऑर्डिनेट नहीं बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता नहीं है, मतलब वो ओल्ड स्ट्रक्चर है, आप डबल बॉन्ड बना लो। सर बेरियम MnO4 बोल ट्वाइस। हाँ, तो अब आयनिक हो गया ना ये, बेरियम 2+ और MnO4-। और MnO4- का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगी, देखो मैग्नीज आसपास 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, हाँ बाकी की तीनों डबल बॉन्ड है। मैग्नीज की वैलेंसी हो गई 7। हाँ जिसको समझ में नहीं आया बोलते जाना बेसिकली, ठीक है। ये तोशद कहाँ गायब हो गया? अच्छा इधर, ओके। सुबह सुबह ग्रेप जूस पीना चाहिए, ग्रेप जूस का मजा ही अलग होता है पीने का। वो हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए ना पढ़ाई करते टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ आजकल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। हाँ बोलिए, आगे जो भी डाउट है वो पूछिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
एनीबडी हैज एनी डाउट? सॉल्व कर लिया बाकी सबने सारी चीजों को? ओके नहीं सॉल्व किया सब लोगों ने? ये शीट वगैरह जो मैंने दी हुई थी आप लोगों को, सबने सॉल्व किया है इसको? सब किया था, सब किया है। सॉल्व किया है सबने? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ अब कुछ कुछ बस मिससेलेनियस बॉन्ड्स होते हैं। तो एक तो जैसे उसमें अलग अलग जो बॉन्ड्स होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिसका आप लोगों ने नाम सुना हुआ है वो मेरे को बता देना, जिसका नहीं सुना हुआ है वो भी बता देना, तो एक आइडिया हो जाएगा। एक तो होता है बैक बॉन्डिंग, है ना, और दूसरा होता है फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन अपना मेटालिक बॉन्ड होता है, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और बनाना बॉन्डिंग होता है। हाँ तो अब इसमें क्या स्टेटस है, एक बार किसका आपने नाम सुना है, किसका नहीं सुना है वो बता दीजिए। एक मिनट, अरे एक साथ मत बोलो यार। बैक बॉन्डिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं, एनसीईआरटी में होगा ना ये? नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है बैक बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका एक बेसिक आइडिया होगा आप लोगों को। विद इंट्रा-एच क्या होता है? इंट्रा-एच बॉन्डिंग क्या होता है? व्हाट इज इंट्रा-एच? सर मेरे को नहीं आता। बेटा आपको क्यों नहीं आता? रीजन? हाँ बोलो, बोलो ना, आपको क्यों नहीं आता? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर क्या? मतलब आप कह रहे हो आपको नहीं आता, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको क्यों नहीं आता। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी अपन ने पढ़ी भी है, तो फिर क्यों नहीं आता? एनसीईआरटी, हाँ हाँ बोलो। सर याद नहीं है। नहीं तो जब अपनी क्लास चल रही है बॉन्डिंग की तो अपने को रिवाइज करके आना चाहिए था ना। इसे 5-10 मिनट लगता है रिवाइज करके आने के लिए। अपन एडवांस लेवल की चीजें कैसे पढ़ेंगे अगर अपने को बेसिक लेवल की चीजें नहीं आती हैं? देखो यार, क्योंकि एक ही चीज को अपन कितनी भी बार ऐसे पढ़ा लेंगे, आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज अपन ने पढ़ी हुई है अगर अपन उसको रिवाइज करके नहीं आएंगे फिर उसी को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, क्या निकल करके आएगा उससे? मैं केवल यही तो कह रहा हूँ कि जो भी चीजें आप लोगों ने एनसीईआरटी में जो है वो तो यार पढ़ के आओ कम से कम। आप पढ़ के क्यों नहीं आ रहे हो? कोई तो रीजन होगा इस चीज का, क्या वजह है बोलो ना। सर मैं वो अंशु सर ने जो एनएलएम और फ्रिक्शन HCl से करने के लिए दिया था वो कर रहा था, तो मेरा ये नहीं पढ़ा।
बेटा वो अभी यार ठीक है कि अपन वो कर रहे थे, लेकिन आज अंशुल सर की क्लास नहीं थी ना, वो कल है, तो वो आप आज पढ़ते। आज जो क्लास है उसके लिए अगर प्रिपेयर करके नहीं आओगे तो कनेक्टिविटी कैसे आएगी? सर वो जो सर ने जब मैं नहीं था तब ये 2 चैप्टर्स करवा दिए थे तो मैं वो कर रहा था। नहीं, वो तो आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ लेकिन आज फिजिक्स की क्लास तो है ही नहीं। हाँ आज केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो केमिस्ट्री क्लास में अगर पूरी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप ही का नुकसान होगा ना उसमें। या तो आपका नुकसान होगा या आप सब लोगों का टाइम किल होगा, और दोनों ही चीजें आप ही लोगों के लिए डेंजरस है ना। मेरा नुकसान थोड़ी हुआ इससे। या तो मेरे को उसको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप लोगों का लॉस होगा। जानकी, इंट्रा-एच क्या होता है? Sir, hydrogen bonding with the same molecule हाँ ओके, और इंटर-एच? between two different compounds. बिटवीन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके दैट्स फाइन। तो एक तो यार थोड़ा सा होमवर्क का अपन बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान रखें। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि यार बस 3-4 लोग होमवर्क करके आए, क्योंकि बाकी सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। जो करके आ रहे हैं उनका तो बेनिफिट हो ही रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चलो मैं तो अभी काम की चीजें बताता हूँ। एनसीईआरटी आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ करके आइए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं पढ़ के आएंगे तब तक उसको फोर्सफुली तो कोई भी आदमी नहीं करवा सकता है। एच बॉन्डिंग में वो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक इंट्रा एच होता है और एक इंटर एच होता है बेसिकली, है ना। थोड़ा बहुत कर आप लोगों को याद हो गई। अब इंट्रा एच और इंटर एच के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एच बॉन्डिंग में अब ये जो इंट्रा एच होता है ये विद इन द मॉलिक्यूल होता है, राइट। और ये जो इंटर एच होता है ये बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है। आज के बाद मेरी नहीं, किसी भी प्रोफेसर की जब क्लास हो, जो कंसर्न टॉपिक चल रहा है, एटलीस्ट एनसीईआरटी से उसको हमेशा पढ़ करके आओ यार, ऑलवेज। किसी भी कंडीशन में ये मिस्टेक मत करो कि उसको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ के आ रहे हो। कोई भी डाउट है आते ही पूछ लो, या मान लो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो वो भी आते ही पूछ लो, अगर एक बार पढ़ा दिया गया है तो। हाँ, तो इंटर एच फिर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, एक्चुअली एच बॉन्डिंग की साइट्स क्या क्या होती हैं? एच बॉन्डिंग साइट्स नहीं आता। अच्छा, तुम भी पढ़ के नहीं आई हो, गुड। इट इज बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स। हाँ, मतलब पार्शियली राइट है। कौन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है ये स्पेसिफाई कर सकते हो? हाँ देखो, मैं इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड कर देता। आप जो कह रहे हो, बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर आप बात करोगे ना, तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ देन कोवेलेंट तो सबसे ऊपर होता ही है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये आयनिक वगैरह आ जाता है, उसके बाद में अगर आप मुझसे पूछोगे तो एच बॉन्डिंग ही आता है, और फिर आते हैं बाकी के ये जितने भी होते हैं मेटालिक बॉन्ड मान लो आप यहाँ पे, और फिर लास्ट में आएगा वैन डेर वाल्स फोर्सेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट, जैसे यहाँ नीचे मैं जरा ड्रॉ करता हूँ कहीं पे, एच बॉन्डिंग इवेंचुअली है क्या? एच बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की चीज है कि जैसे ये HF है और पास में यहाँ पे अमोनिया रख दिया है NH3, राइट। अब एच बॉन्डिंग क्या कहता है? एच बॉन्डिंग तो बहुत ही सिंपल सी चीज कहता है कि भाई यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट तो यही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आई होप एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट। तो द पॉइंट इज, अच्छा एक चीज मैं फिर से जस्ट मेंशन कर देता हूँ, अब आप परेशान मत होना इस चीज से। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ देखो, तो आप सबको सब कुछ समझ में आएगा, वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन मैं फिर से वो डेफिनेटली नहीं बता रहा हूँ
जो एनसीईआरटी में बहुत स्मॉल लेवल पे दिया हुआ है। तो इसलिए ये मत सोचना कि आज सब कुछ समझ में आ गया तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, जाके पढ़ना उसे। मैं तो वो काम की चीजें ले रहा हूँ जो मुझे पता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी उतना क्लैरिटी के साथ नहीं दी हुई होती है, मैं भी बता रहा हूँ, राइट। बाकी लेक्चर्स के लिए ले रहे हैं ना यार, मनीष सर है, वाईपीएस सर है, जब इतने सारे टीचर्स ले रहे हैं, फिर मैं भी वही सब कुछ पढ़ाता रहा हूँ तो अपन दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा। और लेक्चर आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टाइज है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन मत रखना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इसके बाद जाके वो पढ़नी है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये एक तरीके से क्या इसने शो क्या किया है, बेसिकली इसने जस्ट बड़ी सिंपल सी चीज शो की है कि आपके पास में एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको और बेटर ढंग से अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो डाइपोल अट्रैक्शन है। दैट इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग ऑन ना, यू एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ द पॉइंट इज कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, पहले मैं अब तुम्हें नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड में बताता हूं, ये शायद कहीं पे दिया नहीं हुआ, तोशद ने एक बार पूछा भी था मुझसे बीच में, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। तोशद, वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं बता सकते हो? मतलब नंबर 1 पॉइंट तो है ही कि ये तो है ही, वीकेस्ट फोर्सेस नोन सो फार एंड एग्जिस्ट एवरीवेयर, एंड नीडलेस टू मेंशन डोमिनेट देयर वेयर देयर इज नो अदर फोर्स प्रेजेंट। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि वीकेस्ट फोर्स है तो वहीं पे डोमिनेट करेगा जहां पे और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, है ना। हाँ, तो शायद बता सकते हो व्हाट एग्जैक्टली इज वैन डर वाल्स फोर्स, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज वैन डर वाल्स फोर्स? सर जो हर एटम में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वजह से दूसरे एटम्स पे जो छोटा सा फोर्स लगता है। देखो, वैन डर वाल्स फोर्स का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट जस्ट सेज अ वेरी स्मॉल थिंग कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से ही तो मिलकर के बना हुआ है ना। दिस होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट। गिव मी अ मोमेंट, आई विल कॉल यू बैक। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग बेसिकली कि ये जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है ना, इसके कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। देखो वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। वैन डर वाल्स फोर्स इज एनीवेज अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे अभी हमने बात की, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और वैन डर वाल्स फोर्स बहुत सिंपल चीज कहता है कि जहां पे कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं है, हर जगह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स तो को अट्रैक्ट तो कर ही रहे। होता यह है कि बेसिकली अलग अलग तरह के फोर्सेस जब बीच में आ जाते हैं, उस टाइम पे सिचुएशन इस तरह की होती है कि वो जैसे ओवरलैपिंग हो गई मान लो, तो वो ओवरलैपिंग वाला जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो हम इसको अकाउंट नहीं करते। वैन डर वाल्स फोर्स ये कहता है कि जहां पे किसी तरह का और कोई भी डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है, वहां पे ये तो है ही कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बिकॉज दिस because this whole world is made up of nucleus and electrons only. डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होंगी। मैं कह रहा हूँ एक न्यूक्लियस अंकलेश्वर में होगा और एक इलेक्ट्रॉन बॉम्बे में होगा, उसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत कम होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, Q1 Q2 by r², राइट। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्स सेज कि अगर और कोई डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है तो टेक इट एज वैन डर वाल्स फोर्स। नाउ द पॉइंट, उसने कहा कि इसके भी अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। देखिए किस तरह के, जैसे इसमें सबसे पहला हो सकता है डाइपोल अट्रैक्शन। क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा? अच्छा ये, हाँ देखिए फर्स्ट इसमें हो सकता है, ध्यान से देखते रहिएगा, डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूं, जैसे नाम से काफी क्लैरिटी आती जा रही होगी। जब दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम डाइपोल अट्रैक्शन कहेंगे। नहीं, एक मिनट, वेट, डाइपोल बाद में आएगा। मैं बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ वाइज लिख रहा हूं उसको। तो पहले आप लिखिए इसमें दो आयंस के आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल पहले आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड हो जाएगा
डायपोल डायपोल, राइट। फिर थर्ड हो जाएगा डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, है ना। फिर अपने पास में फोर्थ हो जाएगा इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, और फिर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। बात समझ में आई आप लोगों को? इस तरीके के कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, और वो जो तुम पूछ रहे हो तो शायद लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वो इसी को कहते हैं। ये जो अपना इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली अब ये क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में बना देता हूँ। आयन डायपोल अट्रैक्शन क्या होगा, जैसे एक मेरे पास में HCl मॉलिक्यूल है, दिस इज अ डायपोल। डू यू पीपल एग्री विद दिस? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है ना यार इसके ऊपर, तो ये डायपोल होगा ना। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, राइट। अब जो Na प्लस है, ये एक इंडिपेंडेंट आयन है ना। तो इन दोनों के बीच में ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको मैं कहूंगा आयन डायपोल अट्रैक्शन। और आप ध्यान से देखो, और किसी फोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, सो इट इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स। इसी तरह से दो डायपोल्स के बीच का बना लो आप, एक HCl मॉलिक्यूल बना लीजिए और यहीं पे आप एक HF ले लीजिए। इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा और इसके ऊपर में डेल्टा माइनस होगा, बन गया। डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होगा? डायपोल इंड्यूस डायपोल बड़ी सिंपल सी चीज होगी, मतलब यहाँ पे अब मैंने लिखा नहीं है, एक जगह कहीं आयन इंड्यूस डायपोल भी आएगा, वो थर्ड से पहले आएगा। देखो सिंपल सी चीज है, जहां परमानेंट चार्जेस होंगे उसकी स्ट्रेंथ नॉन परमानेंट चार्जेस या पार्शियल चार्जेस से रिलेटिवली ज्यादा होगी, तो इसलिए आयन डायपोल में परमानेंट चार्जेस है, डायपोल डायपोल में भी परमानेंट चार्जेस हैं, लेकिन अब यहाँ आयन के बजाय डायपोल लिख दिया मैंने, तो आयन में कंप्लीट चार्ज होता है, डायपोल में एक पार्शियल चार्ज आ गया, तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो गई। K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की बात कर रहा है ना, बात समझ में आई आप लोगों को? स्ट्रेंथ वाइज ही लिखा है ना मैंने, ये सारी की सारी चीजों को मैंने स्ट्रेंथ वाइज लिखा है स्टार्ट से ही, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5, राइट। अब वो एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखना मिस कर दिया है, डायपोल इंड्यूस डायपोल से पहले मुझे लिखना चाहिए था आयन इंड्यूस डायपोल। देखो डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होता है पहले इसको समझो। एक डायपोल है मेरे पास यहाँ पे, लेट्स से कि HF ही है, डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक Cl2 मॉलिक्यूल रख दिया। अब Cl2 पे तो कोई डायपोल नहीं है, Cl2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि Cl2 के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो डेल्टा प्लस H के ऊपर जो डेल्टा प्लस है, ये Cl2 के इलेक्ट्रॉन्स को जितने भी हैं, मतलब ये मैंने मान लिया Cl2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह सब बराबर है, लेकिन मान लो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ इस तरह का एलोंगेशन क्रिएट हो जाएगा बेसिकली इसके अंदर, कि बेसिकली यहाँ पे कुछ तो डेल्टा नेगेटिव इस साइड में इंड्यूस होकर के क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? और पीछे वाला ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये डेल्टा प्लस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात? राइट, सामने वाला अट्रैक्ट कर रहा है ना चीजों को, सामने चार्ज आकर के अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एलोंगेट कर लेगा, और फिर इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसको मैं कहूंगा कि डायपोल इंड्यूस डायपोल, क्योंकि डायपोल ने एक इंड्यूस डायपोल बनाया, डायपोल ने एक और डायपोल को इंड्यूस किया ना, इसलिए डायपोल इंड्यूस डायपोल नाम दिया हुआ है मैंने उसको। क्लियर? राइट। और उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स है, दैट इज नोन एज डायपोल इंड्यूस डायपोल। और इससे पहले मेरे को वो लिखना चाहिए था, वो मैंने मिस कर दिया, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा बेसिकली आयन इंड्यूस डायपोल, मतलब यहीं पे Na प्लस रख दो और Cl2 बना दो, वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ना, क्योंकि Na प्लस कंप्लीट चार्ज है। बात समझ में आई आप लोगों को? सर रिपीट कीजिए। अरे उससे पहले आयन इंड्यूस डायपोल लिखना चाहिए था मुझे, ये तो डायपोल ने एक डायपोल को इंड्यूस किया है ना, एक आयन एक डायपोल को और ज्यादा अच्छे से इंड्यूस करेगा, Na प्लस और Cl2।
राइट। तो उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा होगी, वो मैंने लिखना भूल गया मैं बीच में, 2 और 3 के बीच में आएगा, एरो बना रखा है ना देखो, राइट। और इसी तरीके से दो Cl2 के बीच में ये फोर्थ वाला हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल, दोनों के एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रिलेटिवली एलोंगेट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो वही दो पार्ट्स हैं, मतलब इसको बस एक तरीके से बाइफर्केशन कर दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके बीच में, इस तरीके की लाइन हो जाएगी दोनों के बीच में। मतलब यहाँ कुछ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, फिर इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और बचा हुआ इधर डेल्टा नेगेटिव रहेगा, राइट। और इसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बात समझ में आई आप लोगों को? बोलना तो सुनाई दे रहा है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोला करो यार। सर ये जो Cl2 है उसके दोनों साइड HF होता तो? Cl2 के दोनों साइड अगर HF होता, हाँ नहीं दोनों साइड HF मतलब दोनों साइड HCl ले लो, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हो गया ना, वो तो डायपोल अट्रैक्शन है ना, दो डायपोल्स है ना। तो मतलब दोनों Cl पे डेल्टा नेगेटिव ही होगा ना? समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। मतलब जो ऐसा आपने बनाया है Cl2 हाँ। इस साइड और उसकी एक साइड पे HF है, तो वो डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है Cl2 पे। हाँ हाँ ना, और अगर दोनों साइड होता है HF, दूसरे साइड पे HF होता तो? अरे मैंने तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन ली है, पूरा वर्ल्ड तो इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करता है ना, फाइनली कुछ इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो मेंटेन होगी ना आकर के। ऐसे बहुत सारे Cl2 और बहुत सारे HF होंगे ना, ये तो मैंने एक सेगमेंट लेकर के एनालाइज किया है। इक्विलिब्रियम पे आएंगी ना सारी की सारी चीजें हैं यार, वो दूसरी साइड वो होगा तो ऐसे और बहुत सारे Cl2 भी तो होंगे। फाइनली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा या नहीं होगा चीजों का? होगा ना। हाँ सर। दैट्स इट। वो पॉइंट ही नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरी साइड में HF होगा तो इस टाइप के बहुत सारे HF दूसरी साइड में होंगे और बहुत सारे Cl2 होंगे। फाइनली सारे अट्रैक्शन फोर्सेस इस साइड में होंगे, वहां पे जाके एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ना। सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है यार। तो सारा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में आकर के अचीव होगा ना। दैट इज द ओनली रीजन वी आर नॉट डिस्कसिंग लॉट्स ऑफ Cl2 एंड लॉट्स ऑफ HF साइमल्टेनियसली ना, कोई पॉइंट ही नहीं है ना उसको डिस्कस करने का। हाँ, और इसी तरीके से आप जैसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में भी, वो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में भी अब यहाँ पे वो भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल और आयन बना दो तो उसकी फोर्स, उसका अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी कि जैसे कोई भी एक वो ले लो, हीलियम ले लो। अब हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल ये होगा कि वो जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप मान लीजिए वो दो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होंगे ना, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स जिस समय इस साइड में होंगे, जिस समय वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट किसी टाइम t = t पे रोटेट करते करते ये सिचुएशन आ गई, राइट। तो इस सिचुएशन में ये वाला जो हाफ है, ये हाफ डेल्टा नेगेटिव होगा और ये हाफ डेल्टा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? राइट। तो अगर ये हाफ डेल्टा नेगेटिव होगा और ये वाला हाफ डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया ना। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन यही सिचुएशन रिवर्ट कर दो तो दूसरा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज होगा, इसीलिए उसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कह रहे हैं हम। ये गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया। अब इसका वही वैन डर वाल फोर्स बना लो, यहाँ पे Na+ रख दो, HCl रख दो और वही फोर्स शो कर दो, तो अलग अलग अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ हो जाएंगे। Na+ रखोगे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, HCl रखोगे थोड़ी कम स्ट्रेंथ होगी, इंड्यूस्ड डायपोल रख दोगे और कम स्ट्रेंथ हो जाएगी। बात समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? वही इंस्टेंटेनियस डायपोल को तीन के साथ में डील कर सकते हो, आयन के साथ, डायपोल के साथ, इंड्यूस्ड डायपोल के साथ और इंस्टेंटेनियस डायपोल के साथ भी कर सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल से रिलेटेड 4 फोर्स हो जाएंगे और उनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही होगा। ये क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ।
राइट। सर इंड्यूस डायपोल नहीं बता आपने। अरे इंड्यूस डायपोल, दो इंड्यूस डायपोल ये बना तो हुआ है व्हाइट बोर्ड नंबर 2 पे, Cl2 दोनों इंड्यूस डायपोल ही तो है, एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है सर एक दूसरे को कैसे मतलब हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस डायपोल? ऑब्वियसली डिफरेंट यार। यहाँ पे एक Cl2 का न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एलोंगेट करके डायपोल को इंड्यूस कर रहा है। इंस्टेंटेनियस डायपोल में तो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही रोटेट करते करते एक साइड में आ गए, तो टाइम बाउंड है। इंड्यूस डायपोल टाइम बाउंड थोड़ी है। ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में सारी चीजें? नोट करते हैं ये सारी की सारी चीजें। फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया? ये सब नोट कर लिया? व्हाइट बोर्ड नंबर 2, व्हाइट बोर्ड नंबर 2 नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो वापस आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एच बॉन्डिंग में बेसिकली, अब एच बॉन्डिंग क्या है? देखो, एच बॉन्डिंग इज अ स्पेसिफिक सिनारियो। मतलब अब जैसे यहाँ पे जो बनाया हुआ है ना, इसको हम वैन डर वाल फोर्स नहीं कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। थिंक ऑफ व्हाई। सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज नोन एज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो साइड्स होती हैं वो ये साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के अंदर खास चीज ये है कि दीज आर द फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जब चार्जेस क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी पार्शियल चार्जेस होंगे। तो NOF हो और इसी तरह से कोई एक हाइड्रोजन हो जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच्ड हो, या तो N से अटैच्ड हो, या O से अटैच्ड हो, या फ्लोरीन से अटैच्ड हो। उस केस में यहां पे इस पर्टिकुलर साइड पे इधर डेल्टा पॉजिटिव खड़ा हुआ होगा और इधर बहुत सारा डेल्टा नेगेटिव खड़ा हुआ होगा, और इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ना, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ले लिया आपने, टॉप 3 चूज कर लिए, और हाइड्रोजन भी ऐसा ही चूज करना है जो इन टॉप 3 से ही अटैच्ड हो। तो हाईएस्ट डेल्टा प्लस हाईएस्ट डेल्टा नेगेटिव की तो बात कर रहे हो एक्चुअली डायपोल डायपोल अट्रैक्शन में, तो उसको नाम दे दिया आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई आपको? राइट। अच्छा, अब इसमें वही दो तरह के होते हैं, एक इंट्राएच हो जाता है और एक इंटरएच हो जाता है। तो इंट्राएच मतलब इस तरह की दोनों साइड जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल है, और इंटरएच मतलब इस तरह की साइड्स अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, ये सब नोट कर लिया? आगे बढ़ूं? नोट कर लिए सारी चीजें? व्हाइट बोर्ड नंबर 1 से आगे बढ़ूंगा। ओके, तो ये बड़ी सिंपल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मेरे पास में बेंजीन रिंग ले लेते हैं, अब आप मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास, वेट जस्ट लेट मी थिंक इट ऑफ। तो सर एग्जांपल दो ना कोई उसका इंट्रा एच का। हाँ ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ठीक है ठीक है ठीक है। मान लो एक OH ग्रुप यहाँ पे है और एक COOH ग्रुप यहाँ पे है। एक OH है और एक COOH ग्रुप है। तो COOH कैसा होता है? देखो, COOH इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड हो और ये है एक OH ग्रुप। राइट।
अब इनके अंदर जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, देखो मैं बताता हूं आपको। ये इंट्रा एच का एग्जांपल है बेसिकली। इस H को मैं इधर एलोंगेट करके बना रहा हूँ, दिस वाज OH ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड O को थोड़ा सा इस साइड में बना रहा हूँ मैं, दिस C डबल बॉन्ड O, और ये एक OH ग्रुप यहाँ पे एज इट इज आई। फाइन। राइट, अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए दिस विल बी नोन एज इंट्रा एच, जो मैंने डॉटेड लाइन अभी अभी आपके सामने बनाई है। ऑक्सीजन मिल गया और ऐसा हाइड्रोजन मिल गया जो ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है। आप समझ में, इसको तो हम कहेंगे इंट्रा एच। और इंटर एच का एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपस में कोई बात नहीं करेगा, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछेंगे केवल। इंटर एच का एग्जांपल देखिए। इंटर एच है, मान लीजिए यहां पे एक OH है और मान लीजिए यहां पे एक OH है। बस इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन जो मैं बता रहा हूं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई आप लोगों को? ऊपर वाले को इंट्रा एच कहते हैं, नीचे वाले को इंटर एच कहते हैं। विद इन अ मॉलिक्यूल और बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज इंट्रा एच। और ये जो नीचे वाला है, दिस इज नोन एज इंटर एच। राइट। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, सरफेस टेंशन, viscosity, boiling point, all are directly proportional to inter H। और उसका फंडा बड़ा सिंपल है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटर एच हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाता है, इंट्रा एच हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करता है। बेसिकली इंटर एच, देखो इंट्रा एच अगर हो गया, द फंडा इज इंट्रा एच हो गया तो इंटर एच नहीं हो सकता है, क्योंकि साइड्स खत्म कर दी इंट्रा एच ने। राइट। अब जब इंट्रा एच हो गया तो एक ही मॉलिक्यूल बचा ना, जबकि इंटर एच होता है तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया आप सभी को? क्लियर? यस। राइट। नोट कर लीजिए फटाफट ये सारी की सारी चीजें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वैन डर वाल्स फोर्स तो अलग से मेंशन किए हुए हैं ना सर। तो कहीं पे भी वो बेंजीन और उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो हर वो जगह पे इंटर एच होगा। नहीं, दोबारा बोलो सर। मतलब कहीं पे भी ऐसा बेंजीन रखे OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उन दोनों के बीच इंटर एच होगा ही। नहीं, बेसिकली देखो ऐसा नोट कर लिया आप सभी? नहीं, आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं? हो गया। हाँ यस सर। नहीं, उसमें ऐसा होगा ना तो कि देखो इंट्रा एच कहाँ होगी, बड़ी सिंपल सी चीज है दैट इंट्रा एच बॉन्डिंग विल टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजीशन एंड सिस पोजीशन, मतलब जो भी एडजेसेंट पोजीशन होती है वेरी नियर बाई, और रेस्ट ऑल प्लेसेस इंटर एच विल टेक प्लेस। क्योंकि अगर वो पास साइड्स हैं एक ही मॉलिक्यूल में लेकिन पास पास नहीं है तब भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? हाँ।
ऑर्थो पोजीशन हो, सिस पोजीशन हो, काफी नियर बाई पोजीशन होनी चाहिए बेसिकली उनके अंदर, तब हो जाता है वो, राइट। हाँ या फिर कुछ sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो। sp2 में नहीं होती, sp2 तो नीचे आ जाएंगे, इंटर एच में आएंगे। sp2 में तो बॉन्ड एंग बहुत ज्यादा होते हैं, 120 डिग्री पे एलोंगेटेड है कोई चीज तो क्या वो पास पास नहीं माना जाता उस पोजीशन को। इनफैक्ट sp3 में भी बहुत कम होता है, sp3d में हो जाएगा, sp3d2 ही लिखो इसको, sp3d में भी वो 120 वाली पोजीशन, मतलब 90 डिग्री वाली पोजीशन पे फिर भी थोड़ा बहुत पास पास आना शुरू कर देते हैं, और इसमें भी लिख देते हैं वेरी रेयर। अप टू एन एक्सटेंट बहुत कम होंगे इसके अंदर भी। बात समझ में आई? हाँ राइट। तो इस तरह से होती हैं सारी की सारी पोजीशंस, और ये इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें। तो डीपीपी होगी कोई एक आध इसकी, डीपीपी वगैरह देख लो। अच्छा, डायपोल मोमेंट ऑफ हजान रूल से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो जस्ट वो देख लेते हैं, फिर तुम लोग डीपीपीज वगैरह सॉल्व कर लेना। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट तुम्हें पता ही है, डेल्टा इंटू डी, पार्शियल चार्जेस इंटू डी, है ना। पार्शियल चार्ज इंटू डी होता है ना बॉन्ड लेंथ। तो डायपोल मोमेंट के अंदर एक दो जो काम की चीजें हैं वो देख लेते हैं बस। जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर मुझे निकालना होगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जनरली जब मुझे निकालना होता है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल। म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थियोरेटिकल के बराबर होता है, या तो ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट, या फिर ये होता है डेल्टा बाई ई के बराबर। मतलब डेल्टा बाई ई इंटू 100 तो क्या दोनों में आएगा ही आएगा। वो बेसिकली मैंने ये किया हुआ है कि म्यू थियोरेटिकल, वो ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने सेम ही चीज है, ऊपर वाला जो लिखा है और नीचे वाला जो लिखा है वो म्यू ऑब्जर्व क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व होगा एक्चुअल जो पार्शियल चार्ज है और इनटू बॉन्ड लेंथ, और म्यू थियोरेटिकल क्या होगा जो टोटल मतलब ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ना वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो मतलब वो तो +1 -1 के बराबर हो गया ना कि, तो ई इंटू डी, तो डी से डी तो कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा बाई ई आ जाएगा। और ये बेसिकली जो लिखा है ध्यान से हुआ, यही तो लिखा हुआ है कि जब ई चार्ज होता है बेसिकली तब वो 100% आयनिक कैरेक्टर को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ना। ई चार्ज मतलब +1 -1 पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ना। अगर ई चार्ज पूरा ही है तो 100% आयनिक होगा ना, कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर मान लिया ना ई चार्ज पे तो मैंने, राइट। तो डेल्टा पे क्या होगा, डेल्टा बाई इंटू 100 ही तो होगा, हाँ यस सर, राइट। तो बस यही लिखा हुआ है। तो म्यू ऑब्जर्व्ड या इस टाइप की कोई वैल्यू आपको दे देगा, बाकी का आप कैलकुलेट कर लो। यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना होता है बस इसमें। क्लियर? यस नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ो, नोट करो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ भाई। तो ये अच्छा डायपोल मोमेंट है यार, तोशाद ये बताओ NF3 और अमोनिया में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा एंड वाई? NF3 वर्सेस अमोनिया, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एंड वाई? किसका? NH3 अमोनिया, मतलब रीजन अमोनिया हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट, वाई? क्योंकि जो NH बॉन्ड्स का जो डायपोल मोमेंट होता है
That is in the same direction. ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ना। हाँ। ठीक है, तो ये पता है तुम लोगों को। एक और ऑर्डर बता देता हूँ मैं, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट है इसके अंदर CCl4, देन CH3Cl, नहीं CHCl3, then CH2Cl2 and then CH3Cl। ये पता है? इसको डायरेक्टली याद रख लो, मतलब ऐसे याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, एज नंबर ऑफ Cl इंक्रीज डायपोल मोमेंट डिक्रीज। और वैसे म्यू CCl4 तो जीरो ही होता है, मतलब ये जो होगा म्यू CCl4 का तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होगा। वाई ये जीरो क्यों होगा? हाँ, वेक्टर एडिशन से जीरो हो जाएगा, सिमेट्रिक ज्योमेट्री, एंड दैट्स व्हाई वेक्टर एडिशन इज जीरो। राइट, ठीक है, तो ये चीज अब क्लियर हो गई आपको। फजान रूल के अंदर कुछ काम की चीजें देख लेते हैं। फजान रूल में बेसिकली एक तो चार्ज है, चार्ज जैसे जैसे अगर इंक्रीज होता है बेसिकली चलो, एक तो चार्ज फैक्टर है अपना और एक साइज फैक्टर है, दोनों पता है? अरे चार्ज फैक्टर एंड साइज फैक्टर दोनों पता है आप लोगों को? सब पता है चार्ज फैक्टर में तो दोनों में जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सर। बोलिए सर, CCl4 का जो ऊपर ऑर्डर लिखा है उसमें CH2Cl2 CH3Cl से आगे नहीं आएगा? सही लिखा हुआ है यार, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ना मैंने, एज नंबर ऑफ Cl इंक्रीजेस लिखा तो हुआ है। सर, फिर अगर आप वेक्टर एडिशन से देखेंगे तो CH2Cl2 में ज्यादा होना चाहिए CH3Cl से। अरे क्यों होना चाहिए? तुम निकाल ही नहीं पाओगे वेक्टर एडिशन से, टेट्राहेड्रल हैं सारे के सारे। हाँ, इसमें एज चार्ज इंक्रीजेस पोलराइजेशन इंक्रीजेस। and thus covalent character increases. और साइज के अंदर आ जाएगा साइज में मेरे ख्याल में कैटाइनिक साइज का क्या होता है? कैटाइनिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या रहता है इसका? कैटाइनिक साइज का क्या रहता है? कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में है भाई। अरे बोलो भाई। इनवर्स। कैटाइनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। रीजन पता है इसका सब लोगों को? वत्सल, इसका रीजन पता है आपको? कल पढ़ के आइएगा एनसीईआरटी में और मुझे बताइएगा आकर के। ओके। जिसको भी इसका रीजन नहीं पता है ना, कल मुझे बताएंगे आकर के सब लोग।
राइट। आज लास्ट डे है, जब भी लेक्चर से पहले आप लोग रिवाइज नहीं करके आए हो टॉपिक को, ये ध्यान रखिएगा। लेक्चर से पहले अगली बार रिवाइज नहीं करके आओगे देन आई एम सॉरी, वापस घर भेज देंगे, कुछ नहीं कर सकते फिर अपन उसका। जिस चीज का लेक्चर है सभी लोगों को उसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करके आना ही है। फाइन एवरीबडी, राइट। ध्यान रखिए, आज तो मैं किसी से भी नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई भी रिवाइज नहीं करके आया होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, मेरा ही नहीं किसी का भी लेक्चर हो, रिवाइज नहीं करके आएंगे तो घर भेजना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। Cationic size is inversely proportional to the covalent character and anionic size is directly proportional, sorry, is directly proportional to the ionic character. क्षितिज आपको पता है इसके रीजंस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने? सर वो कटायन में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं है ना अभी तक आपने भी? पढ़ी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, उसमें दिया है नहीं दिया है? चलो ये बताओ मुझे। सर नहीं दिया है। उसमें इसका रीजन नहीं दिया हुआ है? नहीं। तो कम से कम मेरे को बताओगे तो सही आकर के यार, ये सारी की सारी चीजें, किसी चीज का रीजन नहीं आता तो उसको जबरदस्ती रटने का क्या फायदा है? उसको याद करके क्या करेंगे तो? कुछ नहीं है, चार्ज तो जैसे जैसे बढ़ रहा है फोर्स ऑफ पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन पता है क्या होता है? व्हाट इज पोलराइजेशन? ये क्या चीज है? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पोलराइजेशन क्या चीज होती है? सर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये कैसे पोलराइजेशन हो सकता है? पहले आपको पता है? सर मतलब हाँ, दो तीन टर्म्स होती है ना, एक पोलराइजेशन होता है, एक पोलराइजिंग पावर होता है, एक पोलराइजेबिलिटी होती है। तो आपको पता है इन टर्म्स के बारे में? मतलब cation, ability of the cation to attract the ion. दोबारा बोलो प्लीज। So polarizing power. हाँ, So the ability of the cation to attract. So up to what extent it can attract the anion. अच्छा ठीक है, और पोलराइजेबिलिटी? So what extent the anion can be deformed. टू व्हाट एक्सटेंट द आयन कैन बी डिफॉर्म, दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और पोलराइजेशन क्या हुआ फिर? So the distortion created. हाँ, द होल प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन ना? हाँ बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। इवेंचुअली धीरे धीरे कैटायन, मतलब मैंने मान लिया कि R प्लस इज स्मॉलर देन R नेगेटिव, वो छोटा है तो कुछ टाइम, सॉरी हाँ ठीक है, तो अब कुछ टाइम बाद ये बड़ा है तो बड़े साइज वाले का रिलेटिवली डिफॉर्मेशन हो जाएगा इसकी साइड में, कुछ टाइम बाद इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन।
कैटायन कितना पोलराइज कर रहा है एनायन को, वो उसकी पोलराइजिंग पावर है, एनायन कितना पोलराइज हो रहा है वो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। और एक चीज आप सभी लोग ऑब्जर्व करो यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज है। आप सब लोगों ने लेक्चर साथ में अटेंड किए हैं। ये मैंने हेली से केवल इसलिए पूछा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बाई चांस ये चीज पढ़ाई नहीं गई हो आपको। अब आप लोगों को पढ़ाया गया है लेकिन उसे आता है आपको नहीं आता है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ड्रॉबैक है। क्लास में नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं अपन लोग। अब आप लोगों को देखो क्या करना है इस चीज का, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। जस्ट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे आप ही लोग बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप लोगों के पेरेंट्स का भी जो कंसर्न है वो गलत कंसर्न नहीं है कि या तो आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो हम लोग डेली उनको फोन करके बताएं या क्या किया जाए। जस्ट पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यार गेटिंग माई पॉइंट? नहीं मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अननेसेसरी आप लोगों से ये सब बात करूं या उन लोगों से ये बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का भी कंसर्न तो वैलिड है ना। या आप लोग नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो वो बताओ मुझे। भाई आप ही क्लास के एक स्टूडेंट को आता है, इसका मतलब पढ़ाया तो है ही क्लास में। तो आप ही लोग मुझे इस चीज का सॉल्यूशन बताओ कि बेसिकली अगर अपन लोग उस चीज को नहीं करके आ रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हैं, चलो मैं तो कह रहा हूं आपको नहीं आता था, आज लेक्चर था, आकर के आपको पूछना चाहिए था। बॉन्डिंग का ही तो लेक्चर था ना आज, और रिवीजन लेक्चर चल रहा है ये तो। यस तो बॉन्डिंग का नहीं था? नहीं बॉन्डिंग का ही था, क्योंकि एक स्टे बैक कैंसिल हुआ था, राइट। कंटिन्यूएशन में चल रहा था बॉन्डिंग। आपके अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया था क्या विदित सर? नहीं, शेड्यूल में ऐसा नहीं। शेड्यूल में तो कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है ना। ये तो ऑब्वियस है कि पहले वाला टॉपिक खत्म होगा तभी नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन लेक्चर शुरू होगा ना। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट, है ना। तो ये एक्सक्यूज मत दो कि आज बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं था। अभी जब खत्म नहीं हुआ है तो उसी को रिवीजन कर रहे हैं ना, ये डेफिनेट सी बात है। पूरी तरह से श्योरिटी है इस चीज में। और आप गैसेस स्टेट और थर्मो रिवाइज करके आए थे क्या आज? सर थर्मो के स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ा था। देखो यार एक चीज को अंडरस्टैंड करो, मुझे आंसर नहीं करना है। जो सवाल मैंने पूछा है आप लोगों से, आप लोगों को अपने आप को आंसर करना है ना। तो इन एक्सक्यूजेस से क्या निकल करके आएगा? मैं तो बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। साल भर से अपन सब लोग साथ में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं ना। आप लोगों ने जो भी इनपुट मांगा है वो हम लोगों ने दिया है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं ना इन सारी की सारी चीजों से। तो व्हाट शुड वी डू? जैसे ही आप लोग क्लास में आते हैं, आपकी कॉपी चेक करके इमीडिएटली पेरेंट्स को कॉल कर दें कि योर वार्ड इज नॉट कंप्लीटेड द थिंग्स टुडे, व्हाट शुड वी डू? मेरे को तुम लोग बता दो। और या फिर तुम लोग उनसे घर पे आके बात कर लो कि यार हमें जैसे पढ़ना है हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, आप लोग इंटरफेयर मत करो। यू टेल मी दिस थिंग, आई एम आस्किंग द सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड ओनली। ऑन आइदर वेज थिंग्स हैज टू बी डन ना। बोलिए, आई एम आस्किंग दिस थिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीबडी। देखो यार अभी चुप रहने से काम नहीं चलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन बेस्ड है। तुम लोग अभी उस चीज की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हो। अगर मेरे काम में इतना डिस्टर्बेंस रहा ना, नेक्स्ट ईयर भैया मैं उन्हीं 7-8 लोगों को ही ले लूंगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अभी तुम लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से रिजल्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और हम लोग अपने काम में डिस्टर्ब होकर के काम नहीं कर पाते हैं यार। और तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इतना छोटा सा बैच सर कैसे चलाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे चीजें चल रही है, हम बॉम्बे के 2 स्कूल के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमें बैच साइज की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। दैट इज द रीजन वी वर्क ऑन वेरी फाइन टेक्नोलॉजीज। और मैं ऐसा कुछ ऑब्वियसली नहीं करना चाहता हूं, इस बात को समझो। नहीं मैं तुम्हें कोई डांट रहा हूं इस चीज के लिए, बट फाइनली यू पीपल विल हैव टू गिव मी द सॉल्यूशन ना। कि कल को तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर वो तो पढ़ के नहीं आए, आपको हमें बोलना चाहिए था, तो व्हाट आंसर शुड आई गिव देम? बोलो, थोड़ा फटाफट बोले यार, अपन हार्डली 3-4 मिनट से ज्यादा इस चीज पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दिस थिंग कि जब भी आप पढ़ करके नहीं आए हैं उसी टाइम मैं ऑफिस में मैम को बोल देता हूं कि वो आपके घर पे फोन करके बताएं कि नहीं वो लोग पढ़ के नहीं आए. हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दिस? नहीं मिली, आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना. सिंपल सी चीज है, आप नहीं आते उस कैटेगरी में, कभी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है ना. ठीक है, तुम्हारे केस में बहुत ज्यादा नहीं होता ना ये, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं. मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं, जितना रिक्वायर्ड होता है वो तुम पढ़ करके आ ही जाते हो कहीं ना कहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट मैं उस कैडर से चिंतित नहीं हूं जो सब लोग पढ़ के आते हैं. यह है कि कोई ज्यादा पढ़ के आता है, कोई कम पढ़ के आता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. और पेरेंट्स भी उस कैडर से चिंतित नहीं है. पेरेंट्स भी उन्हीं लोगों से चिंतित हैं कि अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है. देखा, मैं तो सोल्यूशन आप लोगों को अभी बता रहा हूं. मैं तो किसी के पेरेंट को कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं कभी भी, बिकॉज दैट डजंट कम अंडर आवर नेचर. कुछ टाइम बाद मेल वेल भी डाल देंगे इस चीज को पेरेंट्स का, और जिसका हमें लग रहा है ना कि फ्रूटफुलनेस नहीं रही है और जिनके पेरेंट्स अननेसेसरी परेशान रहे हैं कि ये लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग लेंगे ही नहीं यार नेक्स्ट ईयर उन लोगों को. कोई बैच के एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ता है, इस बात को समझो. राइट. और इससे मेरा कहने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उसको नहीं लेंगे. जिसके अंदर सीरियसनेस हमें दिखाई देगी कि यार सही से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग रेडी हैं. लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने यहाँ का अपना काम डिस्टर्ब कर लें, है ना. क्योंकि हमें ऑलरेडी बैच जब भी बनता है उसके बाद वो 2 बैचेस तो वैसे ही हमारे लिए बन ही जाते हैं. कुछ लोगों को बहुत सारा एक्स्ट्रा इनपुट हमें देना ही होता है, और वो हम लोगों को देना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमारा रिजल्ट इम्पैक्ट होता है. तो थोड़ा सा यार तुम ही लोग देखो इन सारी की सारी चीजों को कि क्या करना है नेक्स्ट ईयर के लिए. थोड़ा सा उसी हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी बेसिकली, है ना. तो देखिए आप लोग इन सारी की सारी चीजों को क्या करना है. चलिए क्या आगे देखते हैं. तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन. अब बस सिंपल सी चीज है कि जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो पोलराइजेशन वाला प्रोसेस है ये रिलेटिवली इंक्रीज होता जाएगा, है ना. और ये अगर रिलेटिवली इंक्रीज होता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब ये जो एलोंगेशन हो रहा है इसकी फाइनल स्टेज यही तो है कि एक टाइम के बाद ओवरलैप कर जाएंगे तो ये कोवेलेंट बन जाएगा. दिस कोवेलेंट कैरेक्टर. पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर इसीलिए तो इंक्रीज होता है कि अभी एलोंगेट हो गया, कुछ टाइम बाद इंटरमिक्स होकर के ओवरलैप कर जाएगा. बात समझ में आई इस चीज को? राइट. क्लियर Yes. है ना. और दूसरे एंड पे यही है कि जैसे चार्ज बढ़ता है, एज चार्ज इंक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीजेस एंड दस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से. साइज का ऐसा है कि जैसे जैसे आर नेगेटिव बढ़ेगा तो बेसिकली ये होता है कि जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन किसके बीच में है? अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन के बीच में. तो जैसे जैसे वो इसका साइज बढ़ेगा, आर नेगेटिव जब बढ़ेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस ऑफ कैटायन के काफी क्लोजर होते जाएंगे ना. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो स्फीयर की पेरीफेरी है वो और ज्यादा पास आती जाएगी सेंटर ऑफ दिस न्यूक्लियर कैटायन के. बात समझ में आई आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स को ही तो अट्रैक्ट करना है ना. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी पेरीफेरी पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अट्रैक्ट, तो इसका ये जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो इसी को अट्रैक्ट कर रहा है ना. तो ये जैसे जैसे कैटायन एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के और ज्यादा पास में आ जाएगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा. सीधी सी बात है. बात समझ में आई? राइट. ये वाली अगर जो डिस्टेंस है, लेट सपोज कि दिस डिस्टेंस इज x, मान लो कि ये डिस्टेंस x है. जैसे जैसे r नेगेटिव बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस x है ये रिलेटिवली कम होती जाएगी ना, और ये रिलेटिवली कम होती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. जैसे चार्ज में हमने किया था कि भाई Q बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. फोर्स बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा ना. राइट. और R प्लस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा X बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे R प्लस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो ये जो डिस्टेंस X है ये रिलेटिवली बड़ी होती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम होता जाएगा न्यूक्लियस ऑफ कैटायन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनायन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में, तो कोवेलेंट कैरेक्टर रिलेटिवली कम हो जाएगा.
बात समझ में आ गई? क्लियर? ये फंडा है पूरा पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और इन सारी की सारी चीजों का। नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए फटाफट, थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए। सर हो गया। नोट कर लिया आप सभी ने? शैल आई मूव आइट? हाँ ओके फाइन। हाँ, अब इसके अंदर एक और काम की चीज होती है बेसिकली, ये पता नहीं आपका आइडिया है नहीं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है एक तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में ये होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट आयनिक नेचर इंक्रीजेस। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल है, सीधे सीधे पोलर सॉल्वेंट होगा, आयंस में बाइफरकेट करने की कोशिश करेगा तो आयनिक नेचर बढ़ेगी, राइट? एंड वाइस वर्सा इज ट्रू ऑब्वियसली। नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी। बात समझ में आई आप सभी को? एक और चीज होती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उस बात में? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वैसे होता है NS2 NP6 ND10। NS2 NP6 ND10 को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होती है ना, तो ये भी फुलफिल्ड है और उसी की तरह की है, तो दैट्स व्हाई वी से इट एज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन increases covalent character due to poor sigma of d atomic orbitals, due to poor sigma of d atomic orbitals, and thus increasing F attraction, and thus increasing polarization। बात समझ में आई? क्लियर? yes Most importantly, this factor is applicable only when other all factors are on tie। बाकी सारे टाई होंगे तभी केवल इस फैक्टर को यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल इज ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। एक मिनट यहां तक नोट करो, गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी,
हाँ, तो वी आर डिस्कसिंग ये ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स का। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे NaCl और वर्सेस CuCl। अब जैसे इसमें सारे फैक्टर्स कॉमन हैं, चार्ज तो दिख ही रहा है, +1 -1 सेम ही है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो RNa+ होता है, और मतलब एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं लेकिन नियरली इक्वल होता है RCu+ का, और वो भी वही पुअर सिग्मा ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से, ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। तो सिंस अब इनके साइज सेम हो गए और इनका सबका चार्ज भी सेम हो गया, तो सारे फैक्टर्स टाई हो गए। तो यहाँ पे अब कॉपर की सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है D10S1, तो कॉपर प्लस की क्या हो जाएगी, D10 हो जाएगी ना, तो NH2 NP6 ND10 हो गया, राइट। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में ये आगे चला जाएगा। बेसिकली दिस इज ग्रेटर। बात समझ में आई आप सभी को? देखिए, जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सर मेरे को पिछले वाले का डाउट था। बोलो बोलो। सर पैटर्न की साइज बढ़ती है, क्या? पैटर्न की साइज बढ़ती है, हाँ, तो सर उसका जो न्यूक्लियस है उसका कोई सेम हो जाता है। कैटायन की साइज जब बढ़ेगी तो नहीं, कैटायन की साइज जब बढ़ेगी तो उसका न्यूक्लियस एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाएगा। सर वो मतलब दूर जाता है। हाँ। ऐसा क्यों होगा जी? ऐसा क्यों मतलब दूर जाता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? जैसे कैटायन है ना, ये सामने बना ही हुआ है ना बेसिकली। जैसे कैटायन का साइज जब बढ़ेगा तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, तुम ऐसे देखो ना कि ये कैटायन के सेंटर से लेकर के पेरीफेरी तक का जितना पार्ट है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, और इसकी एनायन की पोजीशन फिक्स करके रखो तो कैटायन का सेंटर दूर होता जाएगा ना। वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी तो अकोमोडेट करना पड़ेगा ना। अगर तुम कैटायन का साइज बढ़ा रहे हो तो कैटायन को कोलाइड थोड़ी करने वाले हो एनायन के साथ में, तो पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ना उसका सेंटर। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें अब इसमें मैं बता चुका हूँ। और क्या बचा है देखें, H बॉन्डिंग हो गया है, ये बैक बॉन्डिंग का आइडिया है आप लोगों को? बैक बॉन्डिंग, अच्छा आप लोगों ने बोला हेली बैक बॉन्डिंग NCERT में नहीं है क्या? नहीं सर, और मेटालिक बॉन्ड ये भी नहीं होगा फिर, नहीं है, और बनाना बॉन्ड वो भी नहीं है। तो विदित बनाना कहाँ है? साथ विदित आज बनाना लेके भी नहीं आया और बॉन्डिंग भी नहीं रिवाइज करके आया, तो फिर कैसे काम चलेगा? बनाना के बिना कैसे बनाना बॉन्डिंग कैसे? और क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। चलो खैर कोई बात नहीं। तो हाँ बोलो। सर वो सरफेस टेंशन और ये जो वो भी बता दो ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ना। अरे विस्कोसिटी, कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा थिक होगी तब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा थिक कब होगी? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाइड होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वैसे देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, वो यहाँ कहीं बता देता हूँ मैं अपने किसी व्हाइट बोर्ड पे। एक मिनट, कौन से वाले व्हाइट बोर्ड वगैरह? हाँ, जैसे ये है, तो वैन डर वाल फोर्स के लिए तो ये तो सिंपल, सबसे पहले ये तो आप कह ही सकते हो कि वैन डर वाल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। वो इस वजह से क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बढ़ जाएंगे, राइट। तो तुम ऐसे ही देख लो, जहां पे और कोई फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहा है वहां वैन डर वाल फोर्स तो हो गई, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ाएगा, सरफेस टेंशन भी बढ़ाएगा, फोर्स बढ़ा रहा है ना बेसिकली। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेंगे फोर्सेस बढ़ेंगे, हाँ सर। राइट। थिक हो जाएगा तो मूवमेंट मुश्किल होगा उसका। हाँ, और कोई डाउट किसी को? नो सर। तो अब इसमें क्या बचा है? बैक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले तुम लोग यार शीट वीट कर लो, क्योंकि वो इतनी सारी थ्योरी फिर एक साथ करोगे कोई फायदा नहीं होगा उसका, अफोर्ड नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो एक मिनट, अब उसका एक और सेपरेट लेक्चर ले लूंगा फिर मैं इन सारी चीज़ों का, तो वही जेई लेवल का, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं।
शीट में अभी क्या क्या बचा है देखें। शीट में तुम लोगों ने मतलब ऑफिशियली मेरे हिसाब से कहाँ तक कर लिया है वो मैं देख लेता हूँ। एमओटी एमओटी तक कर लिया है ना तुम लोगों ने? नहीं तो मेरे ख्याल में शीट तो अभी काफ़ी कर चुके हो तुम लोग। चलो मैं शीट में ही बता देता हूँ ना तुम लोगों को कौन कौन से सवाल अभी कर सकते हो तुम लोग। देखो मेरे हिसाब से सुनो, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो तुम लोगों को ये पढ़ना चाहिए। मैंने थ्योरी ऑफ मिससेलेनियस बॉन्डिंग दी हुई है आप लोगों को, एक राइटअप है उसका। उसमें ठीक है बैक बॉन्डिंग और ये बनाना बॉन्डिंग जो अभी नहीं पढ़ा है वो भले ही मत पढ़ो। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, 2-3 पेजेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो तुम लोगों को वो पढ़ना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिया हुआ है, वैन डर वाल्स फोर्सेस भी दिए हुए हैं और टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स वगैरह सब दिया हुआ है। तो एच बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स का एक तो ये राइटअप पढ़ो मेरे हिसाब से, दैट इज वन, राइट। और दूसरा आप लोग मेरे ख्याल में एक मिनट शीट में मैं देख लेता हूँ कि कितने सवाल हैं जो बेसिकली अभी आप लोग अब इसके आगे कर सकते हो। एक सेकेंड रुको। जैसे अदर फोर्सेस में जा करके काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो वैसे आप लोग अभी। काफी सारे क्वेश्चन हैं बेसिकली जो अलग अलग आप लोग कर तो सकते हो, क्योंकि डायपोल मोमेंट। और एक काम करो ना तुम लोग अभी शीट मत करो, मैं तो बताता हूँ डीपीपीज करो अभी, क्योंकि डीपीपीज में कुछ कुछ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो अभी करना जरूरी है। मैं बता देता हूँ आपको डीपीपीज में कहाँ पे है। एक मिनट रुको अभी। एक तो मेरे हिसाब से ये करो ना, सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट फजान रूल वाली एक डीपीपी होगी। लुईस स्ट्रक्चर की डीपीपी कर ही चुके हो तुम लोग? लुईस स्ट्रक्चर की तो कर चुके हो ना? हाँ ऑब्वियसली कर चुके हो। इसमें अब है ना बेसिकली, जैसे उसके आगे की जो डीपीपीज हैं, इसके आगे की सारी डीपीपीज कर लो। ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर जो मुझे लगता है काफी काम के हैं। और बता देता हूँ तुम लोगों को अभी क्या क्या करना चाहिए इसके अंदर आइडियली। तो शायद तुमने डीपीपीज तो कर ली है ना? सर 2 बाकी है। हाँ तो वो भी निपटा लो यार एक तो। और एक मिनट लेट मी सी। तुम लोग यार ये डीपीपीज करो बेसिकली। लुईस स्ट्रक्चर के बाद वाली डीपीपी कर सकते हो, जो भी सवाल नहीं हो वो छोड़ देना। बाकी लुईस स्ट्रक्चर के बाद वाली नेक्स्ट डीपीपी करो, फिर उसके बाद एमओटी वाली डीपीपी शुरू हो जाती है वो सॉल्व करो। फिर उसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें टफ भी मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तुमसे नहीं हो रहा उस पर टाइम मत वेस्ट करना, छोड़ देना उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट डीपीपी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है, कंटिन्यूअस, उसमें 25 प्रॉब्लम्स करी है वो करो। उसके नेक्स्ट डीपीपी हाइब्रिडाइजेशन पे ही है, बिल्कुल वो सॉल्व करनी चाहिए आप लोगों को, है ना। और बोलिए सर कौन सी डीपीपी में से 50 कैम बॉन्डिंग हो? हाँ डीपीपीज कैम बॉन्डिंग। उसके बाद में अब जैसे इसमें जो जो सवाल नहीं करना है बस वो मैं तुम्हें मार्क करवा देता हूँ, है ना। तो जो क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं तुम लोग लिख लो वो। देखो हाँ वही बता रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर वाली जो डीपीपी है, लेट्स नेम इट एज डीपीपी नंबर 1, तो वो तो हो गई। डीपीपी नंबर 2 में बता देता हूँ मैं अब आप लोगों को। डीपीपी नंबर 2 में फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में अच्छा जो क्वेश्चन मैं मार्क करवाता जा रहा हूँ ना आप लोगों को नहीं करना है, वो भी अभी 1-2 लेक्चर के एंड में सारे एक बार सॉल्व करवा लेना मुझसे, क्योंकि मैं तो इसलिए मार्क करवा रहा हूँ कि एक साथ बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं आया आपके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करना है, करना तो सब कुछ ही है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो ऑल्टो तुम तो 1-2 दिन में सब कुछ सॉल्व करवा ही लो अगर तुम्हें 16 का टेस्ट देना ही है तो, है ना, वो ध्यान रखना आप। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली डीवी नंबर 2 है उसमें देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया क्या आप लोगों का? नहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। कुछ कुछ जो ऐसी चीजें हैं ना जो सामने आती जा रही हैं वो अभी डील कर लेते हैं अभी, क्योंकि काफी टाइम है अपने पास में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। एक सेकंड में इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडा बड़ा सिंपल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज पहले तो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स
ये भी एनसीईआरटी में नहीं है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट? जस्ट पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ, अरे एनसीईआरटी में नहीं है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट? नहीं है, हो सकता है, चलो। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा तो सर एक चीज और करना, आज मैं यार बॉन्डिंग के लेक्चर नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो तुम्हें अगर 16 का टेस्ट देना तो तुम उसको गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सिलिकेट विलिकेट के स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लॉक्स में आते हैं, लेकिन वो लेक्चर नोट्स एक बार कर लेना, क्योंकि बाई चांस अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं उसको फिर हम लोग, है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज अपलोड कर दूंगा मैं उसको। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब एक तो बाकी के जितने भी लोग हैं सब लोगों की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट टर्न तक, और कोई सवाल अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। अगर ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई सवाल नहीं आता, आप लोगों ने पूछा भी नहीं और फिर आप लोगों को आता भी नहीं है, तो फिर यार अपन क्लास नहीं अटेंड करने दे पाएंगे, ये क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना। अपार्ट फ्रॉम डीवीपी जो भी कर रहे हैं वो बात कर रहा हूँ मैं। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, LOS lower oxidation state becomes more stable than HOS higher oxidation state. Lower oxidation state becomes more stable than higher oxidation state. बेसिकली सिंपल सी चीज है ना, पी ब्लॉक के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं सबकी। इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, सबकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन फैमिली, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। हाँ एक मिनट। हाँ तो बेसिकली अब जैसे ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, देखो सबकी 3 और 5 तो होता ही है। अरे एक मिनट, कंटिन्यू चल रहा है ना अभी, लेट मी कंप्लीट दैट। ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं 2, 4, 6 होती है, राइट। उसके बाद में अपना हेलोजन फैमिली होती है, जैसे फ्लोरीन वाली। फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन का मतलब हेलोजन फैमिली है। 1, 3, 5, 7 होती है, क्योंकि फ्लोरीन की तो 1, 3, 5, 7 नहीं होती है, ऑक्सीजन की भी 4 और 6 नहीं होती है। तो उन फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, दोज फैमिलीज, राइट, है ना। तो अब इसके अंदर बेसिकली जो वैसे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इसको हम कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट LOS, और 5 को मैं कहूंगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट HOS, राइट। बस इसी तरीके से बाकी के अंदर भी एप्लीकेबल है ये चीज, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आप सभी को। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि डाउन द व्यू जैसे से हम जाते हैं तो LOS ज्यादा स्टेबल हो जाती है रादर देन HOS। उसका फंडा बड़ा सिंपल है, IP इनर्ट पेयर इफेक्ट starts from 4th period, because the reason is very simple कि 4th period से डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन होने की वजह से बहुत सिंपल सी चीज है कि डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो पुअर सिग्मा होगा। अब पुअर सिग्मा होगा तब क्या होगा, आप पहले ये देखिए कि ये 3 और 5 के बारे में आप जो यहाँ पे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, ये जो LOS है बेसिकली आपके पास में, यहाँ पे LOS क्या है या HOS क्या है। HOS के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी NS2NP3 और सारे इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया था, तभी HOS अचीव हुई थी। और जो LOS है उसके अंदर दिस इज ओनली NP3। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे केवल NP3 ने पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, NS इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तभी तो LOS आई है। बात समझ में आई। तो बेसिकली होता यही है कि ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, NS electrons
most close to the nucleus becomes reluctant to participate in the bond formation and thus LOS becomes more prominent. बात समझ में आई आप सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. Anybody has any doubts? Nothing. सर ये LOS में NP3 बन रहा है और HOS में NH2 बन रहा है. NP3 बन रहा है मतलब, अरे यार 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है नाइट्रोजन की? कौन से इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट किया है? कौन से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं? विच 3? आउटर मोस्ट में दो अलग अलग तरह के हैं. विच वन? S वाले भी हैं और P वाले भी हैं. अच्छा, P वाले. राइट? एनी डाउट्स? पुअर से ओके, नाउ दिस इज फाइन. हाँ, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कार्बन फैमिली में बात करें जिसमें 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट SnCl2 एंड PbCl2. तो SnCl2 और PbCl2 में अगर बात करेंगे तो LOS है, तो PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा. एंड एट द सेम टाइम SnCl4 और PbCl4, इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो SnCl4 रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा. राइट? LOS और HOS के बेसिस पे लिखी है मैंने स्टेबिलिटी. बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम अगर आप मुझे पूछते हो PbCl2 वर्सेस PbCl4 और SnCl2 वर्सेस SnCl4, अगर आप मुझसे ये पूछना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आंसर तो ये है कि बेसिकली, हेलो, हाँ मिल गया, थैंक यू. SnCl4, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो तो ये है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्योंकि बेसिकली आपने मूवमेंट ही नहीं किया ना, आप एक ही एलिमेंट पे स्टिक हो, तो वेरिएशन जब तक नहीं आएगा शील्डिंग इफेक्ट में तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. हाँ, अगर आप मुझसे आंसर पूछोगे तो वो अलग चीज़ है. मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि इनका ऑर्डर क्या है तो वो मैं बता सकता हूँ. दैट्स डिफरेंट साइड ऑफ अ स्टोरी. और वो जो ऑर्डर्स आते हैं वो काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं, इस वजह से पहले मैंने ये मेंशन किया है. इसमें PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें SnCl4 ज़्यादा स्टेबल होता है. बस इसका जो IP से इसका कोई लेना देना नहीं है. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है. बात समझ में आई? इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज. कोई रिलेशन ही नहीं है बाकी किसी भी चीज से. ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है.
चलो अब अपन वापस से आ जाते हैं अपने। हाँ तो डीबी में मैं डीबी नंबर 2 में आपसे बात कर रहा था। 2 में सर खोला। हाँ डीबी नंबर 2 में जो सवाल आप लोग अभी नहीं कर, या तो शायद मैंने हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस वगैरह बता दिया। एक काम करो अभी तो इसको छोड़ते जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 एक तो लिख लीजिए, फटाफट लिखते जाइए अब अपनी कॉपीज में। डीबी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस वगैरह काफी डिटेल्ड स्टोरी है, मतलब होने को तो और बहुत सारे नहीं होंगे लेकिन वो डिस्कस कर लेंगे बाकी के तो, लेकिन ये तो अभी करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होगा। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, देखो फर्स्ट ठीक है, सेकंड इज फाइन। बॉइलिंग पॉइंट कहीं पे भी अगर आता है तो देखो सिंपल बता देता हूँ, उसके 2-3 ही चीजें होती हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट एक तो मैंने क्रिस्टल से बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट। जो प्योर कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं 3D 3D के, वो सबसे ज्यादा होता है, फिर आयनिक क्रिस्टल, फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसके अलावा अगर ये नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा है तो बहुत सिंपल सी चीज है, 2 मॉलिक्यूल वो दे देगा, एक मैच बॉन्डिंग होगी, दूसरे मैच बॉन्डिंग नहीं होगी। जिसमें मैच बॉन्डिंग होगी उसका ज्यादा ही होगा ना भाई बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा फोर्सेज है ना उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर। या फिर अगर ये भी नहीं है तो सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट देख लो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ में आई? हाँ। राइट। अच्छा तो कभी भी अगर ये आता है तो इसके बाद में 3rd 4th 5th 6th और 7th छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी नहीं होंगे आपसे। और तो शायद तुम्हें अगर 16 का टेस्ट देना हो तुम्हें तो सारे करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। जिसको भी आगे फोकस बैच के टेस्ट देना है उसके बाद में करते जाना। हाँ अभी लेकिन पहले ये कर लो, क्योंकि बाकी लोग जो भी देंगे वो 20 सेकंड वाला टेस्ट देंगे अभी। हाँ तो 6th और 7th अभी नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं करना है, फिर बाकी के तो हो जाने चाहिए, मतलब नहीं होंगे तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन करने हैं। फिर व्हाट एल्स, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं करना है अभी। एमओटी वाले पार्ट में आ गया हूँ अब मैं। एमओटी वाले पार्ट में मार्क कर लेना, एमओटी वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25 नहीं करना है अभी। 25 नहीं करना है। उसके बाद में 27 28 नहीं करना है। फिर आ जाओ डीबी नंबर 3 पे। डीबी नंबर 3 में क्या नहीं करना? डीबी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है, 14 16 16 दैट्स इट। उसके बाद में डीबी नंबर 4, डीबी नंबर 4 में बस डीबी नंबर 4 में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 रहने देना। डीबी नंबर 4 में काफी नहीं करना, 12 नहीं करना आपको। फिर आपको ये अपना 15 नहीं करना है, 15 16 17 18 15 16 17 18 19 15 से लेकर के 19 तक नहीं करना है, 15 to 19। फिर आ जाओ आप आपस में कोई बात नहीं करेगा। फिर आ जाओ डीबी नंबर 5 पे। एक काम करो, डीबी नंबर 5 तो अभी ओपन कर लो और इसके फर्स्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करो फटाफट, एच बॉन्डिंग से रिलेटेड है। डीबी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कीजिए जरा अभी फटाफट। अब ये भी बताया था ना मैंने, इंटर-एच कहाँ होती है? एसएस फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में इंटर-एच होगी तो इसमें इंटर-एच हो जाएगी तो फोर्सेस बढ़ जाएंगे ना मॉलिक्यूल के अंदर। देखो ध्यान से, मैलेटाइन सिस फॉर्म बनाया हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, सिस फॉर्म है ना, ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड में नहीं है, राइट। और फ्यूमेराइट आयन ट्रांसफॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो वो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। तो अपनी जो एच बॉन्डिंग की साइड है वो कौन सी? एक COO नेगेटिव, एक COOH है। COOH का H यूज करोगे, COO नेगेटिव का O नेगेटिव यूज करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, राइट। तो H बॉन्डिंग की साइड जब अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी तब तो इंटर-एच नहीं हो सकती ना, तो ट्रांस में इंटर-एच नहीं होगी, सिस में इंटर-एच होगी। इंटर-एच होगी तो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। ऐसे ही उसने बोला हुआ है ऑल्थो क्लोरोफिनॉल इज लेस पोलर देन
ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इज लेस पोलर देन, एक मिनट रुको सोचना दो, क्लोरोफिनॉल इज लेस पोलर देन ऑर्थो मतलब ये तो सीधे सीधे ही हो जाएगा ना, ये तो इसके लिए तो एच बॉन्डिंग का तो कुछ है ही नहीं, सीधा डायपोल मोमेंट से ही हो जाएगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो डेल्टा ईएन ज्यादा होगा, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा ही आएगा उसके म्यू डायपोल मोमेंट डायरेक्टली हो रहा है तो, राइट। फिर फोर्थ वाला है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता नहीं अभी यहाँ पे है या नहीं, मैं एक और अभी नेक्स्ट राउंड में एक और डीपी दूंगा एच बॉन्डिंग की आप लोगों को। एक मिनट मेरा बोर्ड कहाँ गया। एक और सवाल होता है तो शायद तुम्हें अगर पता हो तो बताओ, Cl हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज दैट ऑफ नाइट्रोजन बट स्टिल इट डज नॉट फॉर्म एच बॉन्डिंग, वाई? एनी आइडिया? तो शायद तेरे को कुछ आइडिया हो तो बता इसका। दोबारा बोलो। साइज की वजह से मतलब क्या, समझा नहीं मैं, एक्सप्लेन। साइज ज्यादा होता है तो फिर चार्ज ज्यादा इवनली स्प्रेड हो जाता है। तुम कह रहे हो कि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl, इसके आगे क्या लिखूं बोलो? सर जो चार्ज होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेस कंसंट्रेटेड होता है। अरे भैया ये कहाँ से आ गई स्टोरी? लार्ज साइज है ना Cl का, तो सिंपल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be lesser, right, and thus will not be in the category of strongest dipole। strongest dipole को ही तो कह रहे हैं यार एच बॉन्डिंग, बाकी वैन डेर वाल्स फोर्स में चला जाएगा ना, K/1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, साथ में बताते रहिए कोई भी अगर किसी को डाउट है तो। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है। आगे बढ़ो, ये फोर्थ और फिफ्थ फटाफट अटेम्प्ट कर लो यार, प्लीज डू इट फास्ट। कांट हियर यू। सर एक मिनट, हाँ नोट करें। हाँ कीजिए, नोट कीजिए। कमिंग बैक। हाँ 2 मिनट ठीक है अपने जरा रेडी गाड़ी मिली है गैस के बिल्कुल बंद हो गया तो मेरा भी अभी खड़ा ही है थोड़ा डेंजरस हो जाता है इसलिए खा दिया हुआ मेरा भी पीछे चल नहीं रहा, उसका एलईडी बंद हो गया, पता नहीं है तो आपको चाहिए तो पेट्रोल चलेगा पेट्रोल में डाल दो पेट्रोल तो हाँ चलेगा कोई बात नहीं और एलपीजी का जो प्रॉब्लम अपने पास है नहीं है तो मेरा गाड़ी का काम कर रहा है पानी सारों से सोच के आता रहेगा तो गाँव में रहता है तो अपना क्वालिटी का वो भी गाड़ी कितने करेगी दोनों को आपको कोई आज समझो आपको 50% से भी लेस है चलिए मैं पेट्रोल इस पे लेके हाँ मैं बात में डाल देगा देना हाँ एक दो तीन और डबल 1
सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बोलिए, सॉल्व हुआ नहीं हुआ? HF2 minus ion exists as in solid state and also in liquid HF solution but not in dilute aqueous। एक काम करते हैं, तुम लोगों के लिए वैसे ही काम काफी ज्यादा हो जाएगा। तुम लोग आज डीवी नंबर 4 तक निपटाओ और मिसलानियस बॉन्डिंग के जो मैंने डीवी नंबर 5 वही मत करो, एक और डीवी एच बॉन्डिंग की वो दे दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर अभी आपने वो नहीं पढ़ा है ना, बैक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह, तो इसके अंदर सारे मिक्सड अप प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको मत करो। एक दूसरी डीवी मैं देता हूँ आप लोगों को जो केवल एच बॉन्डिंग पे ही बेस्ड है, और डीवी नंबर 4 तक कंप्लीट कर लो। मतलब आज में करना है ये थ्योरी ऑफ मिसलेनियस बॉन्डिंग में एच बॉन्डिंग पूरा पढ़ना है, वैन डर वाल्स फोर्सेस पूरा पढ़ना है, और डीवी नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करना है। जिसकी एनसीईआरटी नहीं हुई है वो निपटानी है, और पहले का जो दिया है वो तो है। अब इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर। सभी लोग कर लेंगे? नहीं, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी लोगों का क्या है? नहीं, सबको कंप्लीट करना है। देखो ये कंप्लीट नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में तुम आओगे, वो या तो मेरे को आकर के बता दो, हम नहीं करके लेके आए, देखो मेरे को कोई पेन नहीं होता है ना। मैं कम से कम मतलब अपन वो डिस्कशन करने में फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है अपन दोनों का। तो कोशिश करना है डीवी नंबर 1 से लेकर के 4 तक सब लोग कंप्लीट करने की। वो करोगे तो बेसिकली अपने आप कमांड जनरेट होगा आप लोगों का। ठीक है, डीवी नंबर 1 से लेकर 4 तक करना है। थ्योरी ऑफ मिसलेनियस बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्सेस पूरा पढ़ना है डिटेल में। उसमें भी एच बॉन्डिंग में बहुत सारी काम की चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो आज वैसे भी आप लोगों को एक सेकंड हाफ मिलेगा, तो मेरे ख्याल में ये पूरा कर लो। और थर्मो में सब, हाँ हेली अब बताओ थर्मो में कहाँ तक हो गया है, अब बोलो। सर कैलोरीमेट्री हो रहा है। हाँ जी, सर बॉम्ब कैलोरीमीटर हो सर। बॉम्ब? अरे बॉम्ब कहाँ से आ गया? कमाल है, शांति प्रिय लोग हैं अपन यार। ये बॉम्ब कहाँ से आ गया? अच्छा विदित, सही लंच टाइम शुरू हो गया है क्या? गुड, बताया नहीं तुमने, ऐसे बोलना चाहिए था। सर कैलोरीमेट्री हो गया था, थर्टी स्टार्ट हुआ। तो बचा कितना है ये तो बताओ। सर अभी तो